हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की नई बुक मल्हार का फर्स्ट चैप्टर स्वदेश कविता के प्रश्न उत्तर। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा अभ्यास कार्य कराऊंगी। पहले चैप्टर का सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी और सारे उत्तर आपको यूनिक मिलेंगे, बिल्कुल अलग मिलेंगे। चलिए करते हैं इस चैप्टर का पूरा अभ्यास। पहला प्रश्न दिया हुआ है मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा यानी स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो स्टार बनाना है हमें सही उत्तर के सामने। और पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें कि वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, क्या मतलब है हृदय का पत्थर होने से? सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से या फिर नैतिकता से? तो इसका सही उत्तर है संवेदनहीनता। यहाँ बन जाएगा स्टार संवेदनहीनता के सामने। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या फिर देश की स्वतंत्रता? तो इसका मुख्य भाव है देश के प्रति प्रेम। तीसरा प्रश्न है हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। तो ये आया है देश के समस्त नागरिकों के लिए, तो यहाँ बना दिया हमने स्टार। चौथा प्रश्न है कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। तो ये बन गया हमारा स्टार। अगला प्रश्न है हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका उत्तर है, पहले उत्तर में हमने चयन किया था संवेदनहीनता से। इस उत्तर को लेने का जो हमने फैसला किया वो इसलिए किया, इसका कारण ये था कि हृदय में भावनाएं होती हैं जो सरल हो सकती हैं या फिर कठोर हो सकती हैं। पत्थर शब्द कठोर भावनाओं का प्रतीक है। पत्थर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे दिल में कठोर भावनाएं, किसी के लिए प्रेम नहीं है, अर्थात मन में देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए कहा गया है कि संवेदनहीन है। दूसरा उत्तर हमने लिया था देश के प्रति प्रेम। तो देश के प्रति प्रेम को हमने इसलिए लिया क्योंकि पूरी कविता में देश प्रेम की भावना ही दिखाई गई है। पूरी कविता देश प्रेम की भावना पर ही आधारित है। तीसरा उत्तर हमने लिया था हमें जिसके राजा रानी। का चयन करने का खास कारण ये था कि देश में जितने समस्त नागरिक, जितने भी नागरिक हैं देश में, हमें जिसके राजा रानी वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये कहा गया है कि देश में जितने भी लोग रहते हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है, सबके लिए है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कोई भी है, समस्त नागरिकों को एक समान अधिकार देता है हमारा कानून। और अपने देश में हम बड़े शान से रहते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला उत्तर चुना था। चौथा उत्तर हमने चुना जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, क्योंकि कवि के अनुसार जिस भी हृदय में अपने देश से प्यार करने की भावना नहीं है वो पत्थर के समान है, यानी कठोर है और भावनाओं से रहित है, भावनाओं से बिल्कुल खाली है, उसके दिल में कोई भावना नहीं है, इसलिए हमने ये उत्तर लिया। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई, यानी इस स्तंभ में दी गई हैं, उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। हर पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भ के साथ मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का, 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम इसको। पहला हमें दे रखा है जिसने साहस को छोड़ दिया
वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इसका मिलान होगा थर्ड के साथ। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब है दूसरा, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका मिलान होगा नंबर 4 के साथ। जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। अब है तीसरा नंबर, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इसका मिलान होगा नंबर 1 के साथ। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। अब है नंबर 4 और ये है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। अब आप समझ सकते हैं क्योंकि यही नंबर हमारे पास बचा है नंबर 2, तो इसके साथ हमने मिलान कर दिया। और ये क्या है, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने मिलान कर दिया। 1 का मिलान है 3 के साथ, 2 का मिलान है 4 के साथ, 3 का मिलान है 1 के साथ और 4 का मिलान है 2 के साथ। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आ रहा है? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए। आप जब भी इस प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें जिसमें मैंने स्वदेश कविता की व्याख्या करा रखी है आपको, उसे आप जरूर देख लें क्योंकि व्याख्या वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर पंक्ति का अर्थ पता होगा और इस प्रश्न का उत्तर तो आप बहुत सरलता से दे देंगे। तो पंक्तियां हमें दे रखी हैं। निश्चित है निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। इससे आप क्या समझते हैं? इस पंक्ति का अर्थ है, कवि कहना चाहते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर प्राणी की जान एक दिन चली जाएगी। एक दिन हर इंसान, हर जीव मरेगा ही मरेगा। समय का दीपक, समय रूपी दिया हमेशा निरंतर मतलब लगातार जल रहा है। और जैसे परवाना होता है ना, एक तरह का कीट होता है जो कि दीपक की लौ जहाँ जल रही होती है उसी में जाता है आग में और जल करके मर जाता है। जैसे परवाना दीपक की लौ में जलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही हर इंसान को भी समय के साथ बहते 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 एक दिन नष्ट हो ही जाना है। हमें मृत्यु स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इन पंक्तियों में जो मुख्य संदेश दिया गया है वो ये है कि जब मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो होनी है, हमने सबने मरना ही मरना है, तो हम अपने जीवन को बेकार की बातों में क्यों लगा रहे हैं भाई? क्यों खराब कर रहे हैं अपने जीवन को? जब हमने एक दिन मर ही जाना है तो कुछ अच्छे काम कर लो ना। यदि हम अपने जीवन को देश की रक्षा में, देश के सम्मान में, देश के लिए कुछ काम करने में, लोगों की सेवा करने में लगाएंगे तो मृत्यु के बाद भी हमेशा हमें इस देश में याद किया जाएगा। अगली पंक्तियां हैं, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हमारे जीवन का सब कुछ हमारे ही हाथ में तो है। स्वतंत्रता और प्रगति के लिए सिर्फ तोप और तलवार की जरूरत नहीं होती है कि भैया हम कहें वो तो सैनिकों के पास है तोप तलवार, हम कैसे अपने देश की रक्षा करें, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति सच्चा हृदय और अटूट देश प्रेम है। अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हम अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने देश को हरा भरा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो ये भी तो देश प्रेम है। इसके लिए हथियार की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है उसका हृदय पत्थर के समान है, क्योंकि सच्चा जीवन वही है जिसमें मातृभूमि मतलब हमारी, जिसमें हमने जन्म लिया है, वो भूमि के लिए समर्पण की भावना हो। और इसका संदेश है, इन पंक्तियों से ये संदेश मिलता है कि देशभक्ति सबसे बड़ा धर्म है। यदि हृदय में स्वदेश के लिए प्यार है तो बिना हथियारों के भी महान कार्य किए जा सकते हैं। अगली पंक्तियां दे रखी है हमें कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जिस हृदय में भावनाओं की गहराई नहीं है,
जिसमें प्रेम नहीं है, करुणा की राजधानी, करुणा यानी दया, किसी के प्रति दया का भाव रखना, उसे कहते हैं करुणा। और जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, वह हृदय, वास्तव में वो दिल जो है वो पत्थर ही है। सच्चा हृदय वही है जो स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत है, यानी सच्चा हृदय, सच्चा दिल, धड़कने वाला दिल हम उसी को कहेंगे जो अपने देश प्रेम से भरा हुआ है। ओतप्रोत है मतलब भरा हुआ है। इस पंक्ति का संदेश है कि सच्चा हृदय वही है जिसमें देश प्रेम हो। बिना स्वदेश प्रेम के जीवन बिल्कुल बेकार है और हमारा जो हृदय है वो पत्थर के समान है। अगर हम देश की संपदा को नष्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने देश को, तो हमारा दिल पत्थर है। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए। एक बार फिर से कविता को पढ़ लीजिए, पता लगाइए और लिखिए। अब उससे पता करके आइए कविता को पढ़ने के बाद कि हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में राजा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है इस पंक्ति में हम और राजा रानी जो कहा है ना, हम हैं इसके राजा रानी, हम का तात्पर्य है भारतवासी, यानी हम सब नागरिक जो भारत में रहते हैं। कवि ने राजा रानी कहकर इस बात को व्यक्त किया है कि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है वो इतनी समृद्ध है, मतलब रिच है। हमारी जो हमारी धरती है वो बहुत समृद्ध है, रिच है, गौरवशाली है। यहाँ पर बड़े बड़े महान लोगों ने जन्म लिया है। हमारे राजा महाराजा जो हुए हैं पुराने, बहुत ही गौरवशाली लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं जिनका एक बहुत अच्छा इतिहास है। हम उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं और वो हमारे पूर्वज हैं। महात्मा बुद्ध हमारे पूर्वज हैं, वो है ना, विवेकानंद वो हमारे पूर्वज रहे हैं जिनका बहुत गौरवशाली सम्मानजनक इतिहास है, कहानी है मतलब उनकी। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस देश के निवासी हैं जिसकी धरती पर महान राजा और रानी हुए हैं, है ना, कि अहिल्याबाई हुई है, रानी लक्ष्मीबाई हुई है। इतिहास उठा के देखिए, बहुत सारी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में इतने महान महान राजा रानी पैदा हुए हैं, इतने महान लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने इतनी गौरवशाली कहानियां हमें दी हैं। हम भी उस देश के वासी हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए हम भी राजा रानी के समान हैं। हम भी देश के लिए कुछ महान कार्य करें, ये प्रेरणा हमें इन पंक्तियों से मिलती है। अगली पंक्तियां हैं, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? संसार संग का अर्थ है समाज के साथ मिलजुल कर चलना, लोगों के सुख दुख में सहभागी बनना और सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करना। जो व्यक्ति समाज के साथ नहीं जुड़ता, समाज का सहयोग नहीं करता, उसका समाज से कोई संबंध नहीं रह जाता, वो अकेला और स्वार्थी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज से कट जाता है और फिर समाज भी उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए संसार में उसका कोई स्थान नहीं रह जाता है। अब इसका मतलब ये है कि हमें संसार के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। देखिए, दो अर्थ इसके निकलते हैं। एक तो ये है कि संसार प्रतिदिन बदल रहा है ना। जब मैं आप लोगों की उम्र की थी, क्लास 5 में पढ़ती थी, हमारे ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, क्लास 5 में जब मैं थी। लेकिन आपके ज़माने में आपने पैदा होते ही कंप्यूटर्स देखे हैं, इंटरनेट देखा है, व्हाट्सएप देखा है, फेसबुक देखा है, गूगल देखा है। हमने नहीं देखा था उस ज़माने में। तो कितनी जल्दी तरक्की हो रही है। अगर हम इसके साथ कॉप अप नहीं कर पाएंगे, हम इसके साथ नहीं चलेंगे, ये चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो हम पिछड़े हो जाएंगे। समाज हमें पूछेगा ही नहीं, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। और दूसरा इसका अर्थ ये है समाज के साथ चलने का मतलब कि मेरे पास पैसा है और मेरे पड़ोस में कोई गरीब इंसान रहता है जो आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब है, उसे खाने को रोटी नहीं मिल रही, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी मदद करूं। मेरे पास पैसा है तो मैं उसको कुछ दान दूं, कुछ उसका सहयोग करूं। जब हम ऐसा करते हैं, समाज के काम आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो लोग भी हमें जानते हैं, हमारा सम्मान बढ़ता है और हमारा एक नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है समाज में। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि अरे ठीक है, पड़ोसी मर रहा है तो मरने दो, जो हो रहा है होने दो, देश में हमें क्या लेने देना, हम अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मस्त हैं, रह रहे हैं, तो उन्हें फिर समाज पूछता नहीं है, वो समाज से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। आप इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो व्यक्ति अपने देश से जुड़ा हुआ नहीं है, जो अपने राष्ट्र की चिंता नहीं करता, अपने देश की कोई चिंता नहीं करता, उसका जीवन
व्यर्थ है, बेकार है, उसका जीवन वो बेकार में जिंदा है। वह केवल पृथ्वी पर एक बोझ है और कुछ नहीं है, क्योंकि उसका जीवन देश और समाज के लिए तो कोई फायदा करता ही नहीं है। वो इंसान इस दुनिया में है, लेकिन उससे ना तो समाज को फायदा है ना हमारे देश को फायदा है, तो उसका तो मर जाना जीना एक बराबर है। पसीजा का अर्थ है द्रवित होना। पसीजना कहते हैं ना, दिल पसीज गया मतलब पिघल गया। किसी का दर्द देख के जब हमारे दिल में भावना उठती है कि नहीं इसकी मदद करनी चाहिए, बेचारा मुसीबत में है, तो उसको कहते हैं पसीजना, द्रवित होना। इसलिए जो व्यक्ति देश की भावनाओं से द्रवित नहीं होता या जिसके भाव देश के साथ न जुड़े हों, वो इस धरती पर बोझ के समान है। जिसका मन अपने देश से प्यार करने में नहीं लगता है, अपने देश की सेवा करने में नहीं लगता है, जो ये कभी महसूस नहीं करता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ काम करना है, कुछ दान देना है, कहीं मंदिर बन रहा है वहीं जाके दान कराओ, कोई गरीब व्यक्ति है उसकी बेटी की शादी में दान दे दो, इस तरह के कार्य जो व्यक्ति नहीं करता है वो तो बोझ के समान है। खुद ही कमाया खुद ही खा लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। इंसान के पास जो कुछ भी है ना, उससे दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे अगर मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपके लिए मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ कि बच्चे पढ़ें, इसको उनको मदद मिले। तो ये भी एक देश प्रेम है, देश सेवा है। अगला प्रश्न दे रखा है कि कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं ये बताइए। देखिए कविता में पूरा तो देश प्रेम देश प्रेम देश प्रेम भरा हुआ है, लेकिन आपको क्या समझ में आया देश प्रेम क्या होता है ये आप बताइए। तो देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से आत्मिक लगाव, यानी कि हम आत्मा से अपने देश के साथ जुड़े हों। हमारे अंदर ये एक बात होनी चाहिए बिल्कुल कठोर रूप से कि नहीं ये देश हमारा है, हमें इसकी सहायता करनी है, मदद करनी है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ खड़े रहेंगे, हम अपने देश का भला चाहेंगे, हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे, हम चोरी चकारी नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें जब एक इंसान के अंदर होती है तो उसे ही देश प्रेम कहते हैं। उसकी उन्नति के लिए कार्य करना, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की उन्नति ना हो बल्कि वो नीचे गिरे। संकट में उसके लिए त्याग करना, मतलब अगर हमारे देश पर किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया है और सैनिकों की कमी है तो हम जाकर आगे खड़े हो जाते हैं कि हम लड़ेंगे अपने देश के लिए। हम अभी आप बच्चे हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना, ताकि कल को आप बहुत अच्छे मैकेनिक, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बन करके सामने आए, जिससे आप अपने देश को और सर्व कर सकें और सहायता कर सकें और मदद कर सकें। तो ये आपका अपने देश के लिए एक तोहफा होगा, अपने देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा कि आप पढ़ लिख करके समझदार बन जाएं। हमें अपने देश की संस्कृति, अपने देश की मिट्टी, भाषा और उसमें रहने वाले लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए, ये भी एक देश प्रेम है। कविता में देश प्रेम को हृदय की भावना बताया गया है। कविता में तो ये कहा गया है कि जो देश प्रेम है वो हमारे दिल में होता है। कवि ने कहा है कि जिस दिल में देश का प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है। देश प्रेम ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, यानी कि अगर हमारे मन में देश के लिए, अपने देश के लिए आदर, सम्मान और प्रेम है तभी हमारा जीना सफल है, नहीं तो हमें तो मर जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यह रचना एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का मतलब है जिस गीत के माध्यम से हम किसी को पुकारते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, उसे आह्वान गीत कहते हैं, जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए कि ये आह्वान गीत है, बाकी विशेषताएं हमें बतानी है। ये रचना केवल भावनात्मक नहीं, प्रेरणादायक और देशभक्ति से भी ओतप्रोत है। इसकी अन्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, सरल और प्रभावशाली भाषा। इस कविता की भाषा बहुत आसान है और हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है, तो हमारे पर प्रभाव भी डाल रही है। दूसरा है भावनात्मक गहराई। कविता दिल को छूती है, हमारे दिल को। जब हम कविता को पढ़ते हैं एकदम से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जोश आ जाता है, तो हमारे दिल को छू रही है वो कविता। हमारे दिल में देश प्रेम अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है, तो ये इसकी विशेषता है। तीसरा है प्रतीकात्मकता। पत्थर हो गया, परवाना हो गया, तोप तलवार, कालदीप, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ प्रतीक में है, मतलब कि जो शब्द दे रखा है वही। पत्थर का अर्थ वहाँ पे पत्थर नहीं है, पत्थर का अर्थ है कठोर, तो प्रतीक अर्थ वाले शब्द दे रखे हैं। अगला है नैतिक शिक्षा। कविता हमें साहस, बलिदान और समाज की सेवा करना, देश से प्रेम करना, इसका महत्व बता रही, तो हमें नैतिक शिक्षा भी दे रही है, मॉरल एजुकेशन दे रही है। और 5वीं विशेषता है कि देश की महिमा का गुणगान किया गया है।
कि हमारा देश बहुत ही महान देश है, यहाँ पर बहुत ही समृद्ध चीज़ें हैं, बहुत रिच हमारा देश है, संस्कृति में भी, यहाँ की जो प्रकृति है प्रकृति में भी, और यहाँ जो खनिज पदार्थ हमारे देश में मिलते हैं उसमें, नदियाँ, तालाब, यहाँ की जलवायु सब में रिच है हमारा देश। बहुत ही इसकी संस्कृति, इसका ज्ञान, यहाँ के विद्वान, सबका वर्णन किया गया है इस कविता के अंदर। मतलब अपने देश की गुणगान किया गया कि हमारा देश कितना महान देश है। तो ये भी इस कविता की एक विशेषता है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात कही गई है। इस पंक्ति में कवि ने मातृभूमि के दिए हुए खजानों का उल्लेख किया है। जो हमारी मातृभूमि हमें दे रही है खजाने, दौलत जो हमें वो दे रही है, उसकी बात की गई है। खजाने का मतलब यहाँ है कि हमारी धरती के पास प्राकृतिक साधन जैसे अन्न, फल फूल, जल, खनिज पदार्थ, जड़ी बूटियाँ, कितने तरह तरह के फल, प्राकृतिक संपदा जो भी इसके पास है उसे खजाना कहा है। इसके साथ ही भारत की कला है, संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान है, आध्यात्मिकता भी है, ये सब खजाने के अंदर ही आता है। इन सब चीज़ों को खजाना कहा है। हमारी संस्कृति, हमारे वन संपदा, खनिज पदार्थ, फल फूल, पेड़ पौधे, आध्यात्मता के भगवान की भक्ति, जो वेद पुराण हैं हमारा ज्ञान विज्ञान, जो कुछ भी हम लोगों ने खोज कर रखी है, हमारे देश ने जो जिन चीज़ों की खोज की है वो सब हमारे लिए खजाना है। अगला प्रश्न है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे और बढ़े, ये किसके लिए आया है और क्यों कहा गया है ये उगे और बढ़े। इस पंक्ति में उगे और बढ़े शब्द देश के नागरिकों यानी हम लोगों को कहा गया है। कवि बताना चाहते हैं कि हम सब अपने देश की इस मिट्टी में ही तो जन्मे हैं और इसी में पले बढ़े हैं हम, इसलिए उसने कहा है उगे और बढ़े। इस मिट्टी ने हमें अन्न दिया, पेट हमारा इसी मिट्टी ने भरा ना, हमें पानी भी इसी देश से मिला, जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो हमें इसी देश से मिली हैं, इसी मिट्टी से मिली हैं, इसलिए हमें अपनी मातृभूमि से हमेशा प्यार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह हृदय नहीं पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है भाई। यहाँ हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जिनके मन में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, ना ही कोई भावना है। ऐसा हृदय संवेदनहीन होता है और कठोर होता है, जिसमें ना तो देश की भक्ति हो, ना ही कोई जोश हो, उत्साह हो, कुछ भी ना हो, ना ही त्याग की भावना हो कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। इसलिए कवि ने उस हृदय को ही पत्थर कहा है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। अब ये आपने इमेजिनेशन करना है, कल्पना करना है कि एक पत्थर आपको अपनी कहानी बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बात करेगा, आप उसे क्या क्या कहेंगे। और नीचे संकेत एक हमें दे रखा है कि पत्थर क्या कह रहा है, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। तो यहाँ से उनकी बातचीत शुरू हो रही है। तो आप हैं और पत्थर है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो कैसे बात करेंगे। पत्थर और मैं। पत्थर, जब मैं नदी में था तो धारा मुझे घिसती और मेरा रूप बदलती थी, ये तो हमें शुरुआत में दे ही रखा है। तो मैंने क्या कहा, हाँ तुमने सब सहन किया और भी चमकदार बन गए। पत्थर, कभी किसी पुल की नींव बना, कभी घर की दीवार। फिर मैंने क्या कहा, सच तुम बिना शिकायत सबका सहारा बने रहे। पत्थर, लोगों ने मुझे ठोकर भी मारी फिर भी मैं चुप रहा। मैं, यही तुम्हारी ताकत है, मैं भी तुमसे धैर्य और मजबूती सीखूंगा। पत्थर, समय ने मुझे ठोकरें दी पर मैंने टूटना नहीं सीखा। मैं, यही तो सच्ची हिम्मत है, कठिनाइयों में भी मजबूत रहना। पत्थर, मैं चुपचाप बोझ सहता हूँ ताकि औरों की, दूसरों की रक्षा कर सकूं। मैं, दूसरों के लिए जीना ही जीवन का असली मूल्य है। पत्थर, मैं स्थिर खड़ा हूँ, आंधियाँ भी मुझे हिला नहीं पाती। तो मैंने क्या कहा, मैं भी वादा करता हूँ कि हर मुश्किल में अडिग रहूँगा। अगला प्रश्न है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण मतलब बचाओ, बचा कर रखना, सुरक्षा से रखना, उसे कहते हैं संरक्षण। और क्यों।
देश प्रेम केवल सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं होता। हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के सेना ज्वाइन कर लें, या जब किसी के साथ हमारी पड़ोसी देशों में लड़ाई छिड़ जाए तो हम जाकर के वहाँ फ्रंट में लड़ने जाएं। यही देश प्रेम नहीं है। देश प्रेम का मतलब है कि देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका भी संरक्षण करना है, उनको संभाल के रखना है, उनको बचा कर रखना है। ये भी देश प्रेम होता है। देश प्रेम केवल सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि देश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण करना भी जरूरी है। हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। अब तो कानून भी बन गया ना कि जंगल में जाके आप शिकार नहीं कर सकते हैं, तो हमें जंगल भी बचाने हैं और जंगल में रहने वाले जानवरों को भी बचाना होता है। दूसरा है नदियाँ, झीलें और जल स्रोतों को बचाना चाहिए, क्योंकि पानी जीवन का आधार है। तीसरा है भूमि और खनिजों का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें। ऐसा नहीं है कि हम खेती कर रहे हैं तो खेती को गलत ढंग से करें, जिससे कि हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाए, आगे खेती ना हो उसमें, तो वो भी गलत है। हम अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, रोज़ बहा रहे हैं। पानी हमें पता है कि लिमिटेड है, ज़्यादा पानी नहीं है देश में। अगर हम पानी को व्यर्थ करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर, मंदिर, ऐतिहासिक स्मारक और कला को सहेजना चाहिए। देखिए, हमारी संस्कृति ने हमें जो भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे हमारे पुराने मंदिर हैं, पुराने ज़माने के कोई मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, कोई इमारतें हमारे पास हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे किला है, महल है, हमारे म्यूज़ियम हैं। तो इस तरह की चीज़ों को और कला को, जो भी हमारी कला है, जैसे नृत्य है, संगीत है, हस्तशिल्प है, हथकरघा उद्योग, कढ़ाई बुनाई है, जो हमारे यहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं, पुराने ज़माने के सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, या हमारे यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, इस तरह की कला को भी हमें सहेजना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है, जो कि अब डूबती जा रही है। और पांचवा पॉइंट है भाषा और परंपराओं को जीवित रखना। आप ही जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से कितने बच्चे हैं जो अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं? बहुत कम बच्चे हैं। जबकि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि भाषा और परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। हमारे जो रीति रिवाज है ना, बिना शर्म के हमें वो निभाने चाहिए। आप ही अपने घर में दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, ये तो बड़े बड़े त्यौहार है। जो छोटे हमारे त्यौहार होते हैं ना, लोकल त्यौहार जो होते हैं, उनको भी हमें मनाना चाहिए। और अपनी मम्मी पापा से पूछना चाहिए कि इस त्यौहार के पीछे की स्टोरी क्या है, ताकि आगे हम अपनी अगली पीढ़ियों को भी बता सकें कि इनकी स्टोरी क्या है, क्यों ये त्यौहार मनाए जाते हैं, इन त्यौहारों का महत्व क्या है। तो इस तरह से ही हम अपनी भाषा और परंपरा को जीवित रखना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति नष्ट ना हो जाए। इस प्रकार देश प्रेम का मतलब है देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना तो है ही है, और उसकी जो अमूल्य धरोहरें हैं उनको भी सुरक्षित रखना, यही देश प्रेम है। बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए कविता की रचना के आगे के प्रश्न अगली वीडियो में आएंगे। क्लास 5 मल्हार का पहला चैप्टर स्वदेश कविता के ये इतने प्रश्न उत्तर मैंने इस वीडियो में कराए हैं। अगला पोर्शन आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप दोनों ही भाग देखें, कोई भी स्किप ना करें। पूरी एक्सरसाइज दोनों वीडियो देखने पर ही समझ में आएगी। कैसी लगी आपको वीडियो? एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगले चैप्टर का वीडियो जैसे ही मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये 4 काम करने के बाद अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.